गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 14 है चिकित्सा का चक्कर। को चिकित्सा की आवश्यकता तब होती है जब व्यक्ति अस्वस्थ हो, या तो भोजन या श्रम से अति करने से अथवा स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करने से। भोजन करने में पचाने की सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है और ये क्षमता भी सदा समान नहीं रहती। क्षमता की अनदेखी करने से अपच हो जाता है और पेट में अन्न विष का रूप ले लेता है। यह उन्हें होता है जो कुछ भी कहीं भी और कहीं से भी खा लेते हैं। भोजन को मुंह में पहुंचाना बड़ा सरल है, परंतु आगे की क्रिया जिन अंगों को करनी होती है वे अत्यंत कोमल और संवेदनशील होते हैं। इस कर्म में लापरवाही का मतलब भी बीमारी को प्रत्यक्ष बुलावा। अपनी क्षमता से अधिक भोजन करने पर कभी कभी भोजन विष बन जाता है और तब टूटता है और पेट पर कहर। प्रस्तुत है पाठ चिकित्सक का चक्कर। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता हूँ तो मुझे बहुत इच्छा होती है कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ूँ। मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह ना था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने को नहीं देते हैं, दवा की बात और खाने को मिलते। और सबसे बड़ी इच्छा तो यह था कि दोस्त लोग सामने आकर बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करते पूछते, कहिए मैडम जी कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फ़ायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। उस समय में आनंद की सीमा उस पार पहुंच जाता है। हाँ, मैं तो एक दिन हॉकी खेलने आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को कोई भोजन कर लेने से मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा कुछ ज़्यादा खा लिया था, इसलिए भूख ना थी। इसलिए श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खा कर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं। उन्होंने कहा कि विशेष ना सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना है तो तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मुझे आने में देर हो। फिर मैंने इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूरियाँ थी, वही रोज़ वाली आधा कप वाली मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ के बाग बाजार में रसगुल्ले आए हैं, और रस तो होगा ही। कल तक संभव है खट्टा हो जाए। रस 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावती कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे, बड़े थे। एकाएक रात को 3 बजे नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी पेट में मालूम पड़ा कि कोई ये सुइयां लेकर कोच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का, राज रोगों का रामबाण की एक ऐसी शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पान की और दोबारा दवा पी। तिब्बारा पीते पीते पुनः पित्वा पीने की सार्थकता। उसी समय मुझे मालूम हुआ कि प्रातःकाल तक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे घर पर तशरीफ़ लाए। मैंने पूरा हाल भी कह पाया कि आप बोले कि जवान दिखाइए, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले कि अस्पताल अभी खुला ना होगा, नहीं तो दवा आपकी मंगवानी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी में दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती है। बोतल में गर्म पानी करके सेकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों के सेक भी आरम्भ कर दी गए। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द कम नहीं हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द में मुझे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर नहीं था। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि जहाँ तक लिखूं, हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेकर आता था। कि किसी ने कहा कि अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कुछ चीज़ बाकी न रह गई थी जिसे लोगों ने ना बताया हो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी नहीं हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती और मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी हो। आखिर में तो लोगों ने कहा कि तुम अब तक इस तरह पड़े रहोगे, किस तरह किसी दूसरी की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कतार जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का पूरा नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप दुख का दोष है। यदि उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखते। आप लंदन के FRCM थे। और खैर, डॉक्टर साहब बुलवाए गए। आते ही
हमारे हाल पर रहम किया और बोले कि मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा गर्म पानी कराइए। तब तक ये दवा मंगवाई। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और पेट में वह सुई गोच कर दवा डाली। डॉक्टर साहब कुछ सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता। दर्द में कमी हो चली थी। दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरे स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चुआनाथ कतारजी की दवा पीता रहा। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो वह भी तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद भी डॉक्टर साहब घर गए उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। बोले कि यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात ना करेंगे तो आपको एपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी भी बड़ी भाग्यवती है। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिन दवा पीजिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे मर्जों के नाम सुनाए। मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुआ जिनका नाम साधारण क्या पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं कि ये मर्ज सब डॉक्टरों का मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कतार जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा ना हुआ था कि 2 बजे दिन के एकाएक फिर दर्द रूपी फौज के रूप में मेरे शरीर रूपी किले पर हमला किया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती आंखों के सामने नृत्य करने लगा और मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया और इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी लौट कर आया। डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो भी संभव समाप्त न हो पाए। हमारी हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब कौन बुलाया जाए, पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई किसी की बात मानता, ना कोई निश्चय हो पाता था। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी ने विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। कोई आधे घंटे बाद वेद जी एक पालकी पे तशरीफ लाए। आकर आप सामने मेरी कुर्सी पर बैठ गए और आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था उनका, जिसका रंग देखकर ये शंका होती थी कि कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वेद जी ने कुछ और ना पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली और 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि और प्रादुर्भाव होता है। इसी कारण से जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं था कि बक रहे हैं। मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे के संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे ना रहा गया और मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी से आपटे का कोष लेते आइए। ये सुनकर लोग चकराए और कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वेद जी ने चरा को सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे। अंत में कहा कि देखिए, मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा ली। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन कराना होगा और खैर साफ फीस दी गई। किसी प्रकार के भेजे से पिंड छूटा। 2 दिन बाद दवा पी गई। कभी कभी दर्द कम अवश्य हो जाता, पर पूरा दर्द ना गया। दर्द CID के समान पीछे छोड़ता ही ना था। चारपाई पर खड़ा रहने लगा। दिनों को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी, कम दिमाग चाटती। ज़्यादा एक सज्जन मुझे देखने की तशरीफ कि साहब आप किसी भारतीय हकीम को दिखलाइए। मैंने सोचा, वेद महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि हमारी बीमारी का जिक्र और भी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक, रहन सहन का फैशन जिक्र करना मुझसे ना हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज़ थी। बनारस में बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही थी। फिर भी ऊनी कपड़ा पहने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब ने चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। दिल्ली वाला था। हकीम साहब दुबले पतले थे। मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती मरीजों को बांट कर है। साहब ने नज़ाकत में भी बला की थी कि रहते बनारस में मगर करते थे लखनऊ के।
आते ही मैंने एक सलाह दी कि इसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते बड़े अंदाज में दिया कि बोली कि मिजाज कैसा है। मैंने कहा मर रहा हूँ, बस आपका इंतज़ार था, ये ज़िंदगी आपके ही हाथों में है। थैंक यू।